यह पहली बार हुआ है कि यूजीसी के किसी नियम को लेकर देश में जातीय आधार पर इस तरह का बंटवारा नजर आ रहा है। देश भर का स्वर्ण समाज यूजीसी के नियम के खिलाफ गोलबंद होता नजर आ रहा है। यूजीसी के नए नियम पर बीजेपी के अंदर भी विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। आगरा के पूर्व उपसभापति ने विरोध में पीएम मोदी को खून से चिट्ठी लिखी, तो लखनऊ, पटना और रांची में कॉलेजों में इन नियमों के पक्ष और विपक्ष में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यूजीसी के नियमों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है। इसी मुद्दे पर हम आज लेकर आए आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए समता विनियम 2026 ले आई। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव करने पर कड़े प्रावधान बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने नियम का विरोध अब सड़कों पर शुरू हो चुका है। यूजीसी के नए समता विनियम 2026 को लेकर देश की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां एक और सवर्ण समाज इन नियमों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, वहीं इसकी हिमायत करने वालों की भी कमी नहीं। यूजीसी का विरोध करने वाले लोगों से मेरा सीधा सवाल है कि विरोध आपका यूजीसी का है या विरोध नरेंद्र मोदी का है या फिर तेली का विरोध कर रहे हैं आप लोग? आपको पहले स्पष्ट करना होगा। अगर आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपूत हैं, और अगर एक राजपूत दूसरा राजपूत का विरोध कर रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। और अगर आप तेली जाति का विरोध कर रहे हैं तो तेली जाति आप लोगों से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता है कि अगर आपका यह विरोध का स्वर तेलियों के नाम का जो है वो अगर नहीं थमता है तो तेली जाति को बाध्य होकर के सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दो मुख्य कारण है। एक तो पहला तो देश के प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक शब्दों के साथ उनका अपमान करना, उनकी मां को गाली देना, और दूसरा यूजीसी के समर्थन में हम लोग आए क्योंकि यूजीसी एक नया कानून नहीं है। इसमें ओबीसी वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है तो इसमें कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। अब मोदी जी का नाम खराब करने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इसमें तो ईडब्ल्यूएस को भी रखा गया है। आप तो ये अपना बात रख सकते हैं। पटंगे पटंगों का नारा देते हैं और आप देश को खुद करने, काटने और बांटने का काम करते हैं। सिर्फ एक जाति को टारगेट लेते हैं क्योंकि आप उसके माध्यम से देश की गद्दी में पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद सभी जातियों को धीरे धीरे काटने का काम करते हैं। अगर ऐसी कोई घटना घटती है, देश में बवाल मचता है, कोई अनहोनी घटती है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आह्वान करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि स्वतः संज्ञान लेके ऐसे राजगद्दी को छुड़वाया जाए। कानून बनाना कोई गलत बात नहीं। जो गलत कर रहा है उस और कड़ा कानून बनाइए, खूब बड़ा सजा दीजिए। लेकिन अगर कोई झूठा केस करता है और इस तरह का उच्च शिक्षा संस्थानों में उसका भविष्य बर्बाद कर देता है, उसके खिलाफ उससे भी कड़ी से कड़ी कानून होना चाहिए, जिससे कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उसका दुरुपयोग अगर होता है तो बाद में उसका भविष्य खराब हो जाता है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, इस प्रकार से तो कुछ भी करता रहेगा। दरअसल कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए 13 जनवरी को यूजीसी ने समता विनियम 2026 जारी की। नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेज में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन इस कमेटी में सामान्य वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। विरोध करने वालों का आरोप है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ा के मार देगा हम लोग को। अब यूजीसी को नहीं छोड़ा, बताइए आप। अब कोई कमीशन होता है, आयोग होता है, छोड़ दीजिए ना उसको भाई। अब वहाँ भी सुनते हैं भेदभाव, जातिवाद। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ये कहीं न कहीं संविधान पर हमला है और भाजपा संविधान को निरस्त करना चाहती है, जिसका सीधा उदाहरण यूजीसी है। बिजली में जात पात, हवा में जात पात, घर में जात पात, प्लेन में जात पात, रेल में जात पात, बस में बैठिए तो जात पात। और अब देखिए अब एजुकेशन सेक्टर में भी जात पात करने लगा ये लोग। तो मैं काफ़ी चिंतित हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, देश ये बीजेपी अंग्रेज से भी खतरनाक हो गई है। अब यूजीसी का जो नया फरमान है, इससे तो अब लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग सबसे पहले बचपन से लेकर उच्चतम
स्तर पर जब शिक्षा लेते हैं तो उसमें जातीय संबंध, जातीय विभेद नहीं रहता, क्योंकि शिक्षक का भी कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा है। विद्यार्थी का भी कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा अर्जन करना है। तो उस बीच में यदि बंटवारा हो तो बहुत अनैतिक है। हमको लगता है कि थोड़ी सी भी संजीदगी होगी तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही मोदी जी का नारा है। और चाहे वो दलित भाई हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, किसी के साथ मोदी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और सबको समान अवसर मिलेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है, लोगों को भरोसा रखना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने यूजीसी से इन नियमों की सिफारिश की थी। उसी सिफारिश के आधार पर ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया है। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो ईबीसी और ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। जब वोट की बारी आती है तब आपको हिंदू भी नजर आता है, और जब एसटी एससी को एजुकेशन इकोनॉमिकल बढ़ाने की बारी आती है, नौकरी की बारी आती है, तो आप तो आरक्षण पर हमला करते हैं। ऊंची जात के बच्चों के लिए 10% आरक्षण दिया गया कि नहीं? हम चाहते हैं 15% कर दीजिए, लेकिन 67% आरक्षण ईबीसी का करिए। अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी का विरोध किया है। उन्होंने यूजीसी नियमों को सवर्ण छात्रों के खिलाफ बताया और विरोध में इच्छा मृत्यु की मांग की। आज मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि यूजीसी की नई नियमावली से देश के 35% सवर्णों के बच्चों को बेगुनाह होने पर भी फंसाया जाएगा। कोई झूठा आरोप लगाएगा तो भी उसको पता लगने पर भी कि झूठा आरोप लगाया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मशहूर हास्य कवि हेमंत पांडे ने कानपुर के एक कार्यक्रम के दौरान यूजीसी के नियमावली पर आपत्ति जताई। राष्ट्रवाद को लाने वाले, सुबह शाम चिल्लाने वाले, हमको आज हराने वाले, हिंदू एक कराने वाले, काला कानून बनाने वाले, खुद को भगवान बताने वाले, खुद की जड़ को काट गए, आपस में हमको बांट गए। खुद की जड़ को काट गए, आपस में हमको बांट गए। पहले से ही हम बटे हुए हैं, धर्मों में हम कटे हुए हैं। नई धार से काटो ना और हमें अब बांटो ना। वाह। नई धार से काटो ना और हमें अब बांटो ना। हम पे दाग लगाओगे, हम दागी बन जाएंगे। गुलाम अगर समझा हमको तो हम बागी बन जाएंगे। वाह 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 वाह। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूजीसी के नए नियम पर सरकार का कहना है कि भेदभाव इससे समाप्त होगा, जबकि इसके विरोध में जो लोग खड़े हैं, खासकर स्वर्ण समाज के, उनका कहना है कि डर का माहौल कायम होगा। तो सवाल सीधा है कि समता विनियम 2026 न्याय है या नया तनाव? इसी सवाल के साथ अब मेहमानों का रुख करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े रहे। हमारे साथ निरंजन भारती हैं, यूजीसी समर्थक है। बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका। और हमारे साथ ललन सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से। ललन जी बहुत स्वागत है आपका। हम शुरुआत करेंगे निरंजन जी से। निरंजन जी, भेदभाव खत्म होगा सरकार कहती है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं डर का माहौल बनेगा, तो ये न्याय है या नया तनाव शुरुआत हो गया? देखिए, यूजीसी को समझना पड़ेगा, सड़कों पर जो विरोध हो रहा है वो विरोध प्रथम दृष्टिया जो है वो एक सियासी का माहौल दिखाई देता है, सियासत दिखाई देता है। यूजीसी कोई नई कानून नहीं है, ये देश के आज़ादी के 9 वर्ष के बाद ही जो है इसको लाया गया था।
और जब नया नियम अभी जब लाया गया 13 जनवरी 2026 को, तो उसमें ST SC के बाद उसमें OBC को जोड़ा गया है। और हमारा संविधान कहता है कि यहाँ पर रहने वाले जो जाति धर्म के लोग हैं उन्हें समानता के अधिकार है। और पिछले 76 वर्षों से OBC समाज को इस भेदभाव से अलग रखा गया था। अब तक उन्हें जो है ये कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। तो अगर नए नियम के तहत अगर OBC समाज को अगर ये अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा में अगर उन्हें अधिकार दिया गया है, तो ये कहाँ से गलत है? ये विरोध करने वाले लोग वही लोग हैं जो कल सड़कों पर नारा लगा रहे थे कि जो EWS को लेकर के आएगा, हम सदन से सेंट्रल में हम उसी को लेकर के आएंगे, केंद्र में हम उसी को लेकर के आएंगे, जो राम को लेकर के आएंगे हम उसी को लेकर के आएंगे। मेरा इसमें एक सवाल है, यहाँ पर तनाव का माहौल जो पैदा किया जा रहा है एक सुनियोजित है। ये पूरा जब कार्यक्रम को आप देखिएगा तो एक सुनियोजित जो है वो प्लान दिखाई दे रहा है। आप विरोध करिए, UGC का विरोध करिए, आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमारा जो अपना पक्ष है अपना समाज का, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आप देखिएगा तो वहाँ पर तेली जाति को टारगेट किया जा रहा है। तो तेली जाति को टारगेट अब क्यों कर रहे हैं? क्या तेली जाति के द्वारा जो है वो UGC नया नियम को लाया गया है, या फिर केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार इस विधेयक को लेकर के आई है? सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट करना होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। भाई संत महंत छात्र IAS IPS तमाम लोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई OBC को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। कहाँ प्रताड़ना झेलना पड़ता है? एक कोई मेजर उदाहरण के साथ आप अगर बोलेंगे तो आपकी बातों पे बल आएगा। पड़ोसी राज्य चले जाइए, OBC चीफ मिनिस्टर है, राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, 1989 से बिहार में OBC मुख्यमंत्री हैं। कहाँ प्रताड़ित हो रहे OBC? प्रधानमंत्री, देश के जो सर्वोच्च लीडर है, प्रधानमंत्री OBC समाज से आते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री, बार बार कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री राजपूत हैं, वो OBC समाज से आते हैं नहीं, वो राजपूत हैं। केवल गलत एक जो है वो गढ़ा गया है चीज़ों को कि वो OBC समाज से आते हैं, वो तेली जाति से आते हैं। और ये जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हमारा जो आयोग है, ये हमें शैक्षणिक संस्थानों में हमें अधिकार देने का काम किया गया है। हम तो इस अधिकार की मांग पिछले 76 वर्षों से कर रहे हैं। 1956 के बाद से जो है हमारा समाज, OBC समाज जो है इस अधिकार की मांग करता रहा है। आज जाकर के ये अधिकार हमको मिला है, और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ उसमें तमाम जो है उसमें नियम दिए गए हैं, और आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। विरोध का हम कहीं से भी हम खिलाफत में नहीं है, आप विरोध नहीं करिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन आप किसी जाति को टारगेट नहीं करिए। OBC समाज में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती है, लेकिन तेली को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? जो स्वर्ण जाति के मेरे भाई हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, सांसद हो, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि तेली को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ललन जी से समझते हैं। मोदी जी जो है मोद ढांची तेली समुदाय से आता है, जो OBC में दर्ज है। ललन साहब, ये राजपूत से आते हैं, निरंजन भारती साहब का कहना है, और तेली समाज का विरोध हो रहा है। एक नई बात ये पूरे विरोध में मुझे आज सुनने को मिल रही है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो नई बात लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरे मामले को ढंग से समझे नहीं है। इसमें राजनीति ना सवर्ण समाज कर रहा है, ना क्षत्रिय समाज कर रहा है, ना कोई और कर रहा है। यहाँ तक कि मैं तो इनको भी कहूँगा कि आप भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं। जो राम के नाम पर, राम के आदर्श पर राजनीति कर रहे हैं, वो राम जी के आदर्श को ही खत्म कर रहे हैं। राम राज्य में भील राजा थे, सबरी बैर का जूठा बेर खाया गया था। आज फिर आप जातीय विभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर निरंजन जी देखेंगे तो अभी SC ST एक्ट में जो जितने भी केस हैं 85% OBC के ऊपर है। और यही चीज अब जो है, पहले OBC और सामान्य वर्ग SC ST का भुक्तभोगी था, और अब जो है केवल सामान्य वर्ग को अलग किया जा रहा है। और इसमें उसमें भी यही था कि बिना जांच पड़ताल के सीधा अरेस्ट कर लिया जाए, सीधा FIR कर लिया जाए। बाद में हम लोगों ने विरोध किया तो थोड़ा सा उसमें फेरबदल किया गया है।
और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर राजनीति नहीं था, राजनीति तो सरकार ने किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसमें SC/ST में 85% गलत केस दायर हो रहे हैं, इस पर विचार किया जाए, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था और इसलिए बिना जांच के FIR दर्ज नहीं हो तो सरकार ने अध्यादेश ला करके उसको हटा दिया, बोला नहीं बिना जांच के सीधे जेल भेज दो। आज इसमें भी UGC एक्ट में भी ठीक है, UGC एक्ट पुराना था। और ये तो ललन जी हम लोगों ने देखा है ना, 498 डोमेस्टिक वायलेंस का, डॉरी एक्ट का जो मामला होता था, या 376 रेप का मामला, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आ गए, उसमें कार्रवाई हो जाती थी, फिर जांच होती थी, पता चला 90% जो मामले हैं वो गलत दर्ज किए जा रहे हैं। आज तो सरकार इस हद तक सामान्य वर्ग के खिलाफ चली गई है कि आज हत्या का मामला हो तो 41A का नोटिस के कंप्लायंस के बगैर अरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर UGC एक्ट को देखा जाए तो उसमें अगर कोई शिकायत कर दिया तो बिना जांच के, बिना साक्ष्य के उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, एक बच्चे का भविष्य खत्म कर देगा। आरोपी नहीं, फाउंड गिल्टी हो जाएगा, फाउंड गिल्टी हो जाएगा। और एक बार जब एक बच्चे के ऊपर ऐसा मन में बैठ गया कि मैं फंस गया और मैं बर्बाद हो रहा हूं, तो फिर वो आगे क्या अपना भविष्य का निर्माण करेगा। हमारा विरोध ये है कि अगर आप कानून लाते हैं जरूर लाइए, कानून सुरक्षा के लिए होता है, असुरक्षा के लिए नहीं। एक को सुरक्षित कर रहे हैं, दूसरे को आप असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। ये घोर राजनीति है और ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, हम सभी शिकार हो रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि आज उनके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री सभी के हैं और सभी के प्रति उनका जिम्मेवारी है और वो खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर यहाँ पर किसी को छोड़ क्यों रहे और किसी को साथ क्यों लेके चल रहे हैं। और कोई तेली समाज या किसी का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग शुरू से आज तक अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सनातन परंपरा रही है। हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ किसी और कुल में जाकर के रहे, किसी और कुल में, राम जी के आदर्श का मैंने बताया ही। तो हम लोग कभी भेदभाव नहीं रही। ये राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हमें बांटा जा रहा है और आपस में लड़ाया जा रहा है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। हमारा एक ही है कि आप अगर कानून ला रहे हैं तो सुरक्षित करने के लिए लाइए, असुरक्षित करने के लिए नहीं लाइए। और जो भी उसमें विसंगति है अगर उसको दूर नहीं करेंगे तो विरोध और आक्रोश तो झेलना ही पड़ेगा और उसका परिणाम जो होगा वो आगे देखा जाएगा क्या होता है। निरंजन जी, जो ललन जी बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, किसी समुदाय को आप अगर मजबूत कर रहे हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक को कमजोर करके दूसरे को आप मजबूत मत कीजिए। और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2019-20 से 2023-24 तक के आंकड़े हैं। ST/SC समुदाय के ने जो शिकायतें दर्ज कराई है वो 1160 है। उसमें सुलझा लिए गए मामले, जो उसमें झूठ भी पाए गए, कोई मामले ऐसे कि टेबल टॉक पे सुलझा लिए गए, वो 1052 है, यानी कि 90%, 90.7%। लंबित शिकायतें 108 ही है मात्र। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये समाज एकदम बहुत प्रताड़ित हो रहा है, बहुत झेल रहा है और इसको एक कवच की जरूरत है, जैसा बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने एक बात कहा कि हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले वो जवाब दे दूं, और तेली जाति का मेरा विरोध नहीं है। सोशल मीडिया पर 13 जनवरी के बाद से लगातार ट्रेंड हो रहा है। क्या लिखते हैं जो स्वर्ण समाज से आने वाले जो लोग हैं, उनके जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो क्या लिखते हैं? मेरे पूर्वज कहते थे कि तेली की शक्ल देख करके नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो मेरा दिन खराब हो जाता है। आप कह रहे हैं कि हम तेली जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप आखिर कैसे ये बात को कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि तेलिया हमारा वोट लेकर के विरोध कानून लेकर के आ रहा है, विरोधी कानून लेकर के आ रहा है। आप सीधे तौर पर सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 2-4-10 लोगों को कोट करके, आप उनके बयानों को कोट करके आप पूरे समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना निरंजन जी। तो तेली जाति का विरोध आप सीधे सीधे UGC का विरोध करिए। आप UGC का ही विरोध हो रहा है। कहाँ तेली का? अगर कोई 2-4 लोग बोल दिए या कोई अगर सिर फिरा है तो उसी को वैसे लोगों की हम भी निंदा करते हैं। आप एक तरफ से नहीं, आप एक तरफ प्रधानमंत्री या सरकार के निर्णय को कह रहे हैं कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप कहते हैं क्यों कह रहे हैं, और अगर 2-4 आदमी गलत कह दिया तो पूरे समाज को उत्तरदायी क्यों बनाना है? आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को भी रखा गया है। एक मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं और आपको क्यों बुरा लग रहा है अगर हम प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं? तो प्रधानमंत्री खिलाफ आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे उसको विरोध नहीं लग रहा है, बिल्कुल हमको उसका बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन आप सीधे तौर पर आपके जो समाज के लोग हैं
वो सीधे तौर पर तेली जाति को टारगेट कर रहे हैं। विरोध हमारा उसका है। और आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई ऐसा कर रहा है, फैला रहे हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो यहाँ तेली और राजपूत या किसी एक दो जाति का झगड़ा नहीं है, यहाँ सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का है। मुझे तो बोलने में भी शर्म आता है कि आज देश के शीर्ष नेतृत्व पे प्रधानमंत्री हमारे हैं, अगर हम उनका वर्ग पूछे तो हमें पिछड़ा वर्ग बोलना पड़ता है। सामान्य वर्ग में और अलग अलग वर्ग में ये जो राजनीति के कारण हमें अलग अलग वर्ग में बांटा जा रहा है, हम उसके शिकार हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर दो चार लोग बोल दिए तो वो आप उसको सड़कों पर समाज का तांडव मचा हुआ है। सड़क पर लोग पुतला दहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। अच्छा निरंजन जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से आते हैं ललन जी, वो वही बात कह रहे हैं कि अगर दो चार लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं तो उससे पूरे समाज को नहीं, तेली समाज का विरोध नहीं है। जो खाई पैदा की जा रही है, जो डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, उसका विरोध है। देखिए बिल्कुल आप उसका विरोध करिए, आप यूजीसी का विरोध करिए, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। लेकिन आप जो निशाने पर तेली जाति को ले रहे हैं, अगर ओबीसी को अधिकार दिया गया है तो इसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है? अरे ये अधिकार, ये हम ये मांग करते हैं कि आपको भी अधिकार मिले। अगर आपको 10% गलत समझ रहे हैं गया है तो आपको 20% आरक्षण मिले, अगर आपको लग रहा है। लेकिन ओबीसी को अगर अधिकार दिया गया है, आपको ये करेंगे दूसरे को अधिकार दिया गया, आपको जब आरक्षण मिला, कहीं पर भी ओबीसी ने विरोध नहीं किया, आपके समर्थन में सड़क पर था, आपके साथ जश्न मना रहा था। लेकिन आपको जब ओबीसी समाज को सच्ची संतानों में अधिकार देने की बात हुई तो आप सीधे तौर पर विरोध पर उतर गए। और वो ओबीसी समाज का आप विरोध कर रहे हैं जिसकी आबादी देश में 85% है, और सदन के अंदर बैठे जितने भी वो स्वर्ण समाज के सांसद हैं वो हमारे वोट से जो है सो वो संसद भवन में गए हुए हैं, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते, और हमें जब अधिकार देने की बात आई शैक्षणिक संसाधनों में तो आप हमारा विरोध कर रहे हैं। आप ये कहिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे कि अगर आप ओबीसी को लेकर के आए हैं यूजीसी में, हमें भी लेकर के आइए, हमारे बच्चों के भविष्य को देखिए, हम बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन आप सीधा हमारा विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है निरंजन ललन जी ने तो वही कहा ना, भूल गए, हमने यही कहा कि एकदम यही बात जो आप कह रहे हैं ना निरंजन जी, ललन जी ने वही कहा कि आपको उस वर्ग में शामिल करने का विरोध नहीं है। आप एक तरफ सशक्त कर रहे हैं, एक तरफ कमजोर कर रहे हैं, उसका विरोध है। ललन जी ने तो बहुत शब्दों। बहरहाल प्रवन कुमार बब्बू जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वर्ण समाज सहयोग समिति से। बहुत स्वागत है पनोज जी आपका। पनोज जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि जो बात हो रही है कि ये न्याय है कि नया तनाव खड़ा हो गया देश में? निश्चित रूप से इस विषय को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जो भी अभी अध्यादेश पारित हुआ है वो लगभग 20-25 पन्नों में है, और जब भी कोई अध्यादेश पास होता है तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है। उसमें कॉमा, बिंदु, हर्षई, दीर्घई तक का ध्यान रखा जाता है, और एक टीम बनता है, संसदीय कार्य समिति का एक टीम रहता है, उसके बाद लाया जाता है, पास होता है। निश्चित रूप से इसको अभी समझने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले अपने आदेश में लिखा था कि जो भी स्टूडेंट कॉज के लिए केसेस होते हैं उसके लिए एक अध्यादेश बनाया जाए। ये सारा चीज माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश पर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। इसमें बहुत संशोधन की जरूरत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कभी नहीं लिखा कि इसमें ओबीसी वर्ग आएंगे, एसटी एससी आएंगे, या माइनॉरिटीज आएंगे, या जो लेकिन कभी लिखा नहीं गया था इसको। ये कैसे आ गया, इसको समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। इसमें तेली समाज, ओबीसी समाज की कोई बात नहीं है, लेकिन इन लोगों को डाल दिया गया है। इस पर कैसे होगा, इस पर एक लंबी डिबेट की आवश्यकता है। लोग रोड पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सवर्ण समाज का इतिहास रहा है उसने देश को बनाने का, समाज को बनाने का, सबको एक नियति से लेकर के चलने का शुरू से काम किया है। सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों का इतिहास है हमारा। ऐसे समाज ने, किसी शायर ने कहा ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो सभी का भारत को विकसित भारत बनाने में सभी लोगों का, आजादी दिलाने से लेकर विकसित भारत बनाने तक का। बाबू जी, हम ये समझना चाह रहे हैं, मुझे जो मैं पढ़ रहा था उसको जो मैं समझ पाया, उसमें एक चीज जैसे आपने मुझे प्रताड़ित किया,
और वो जो कमेटी बनी है, मैं प्रताड़ना की अपनी शिकायत लेकर आप ही के पास आ रहा हूं, वहां स्वर्ण समाज के फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं है, तो कितना एक छात्र को वहां से इंसाफ मिलेगा? पहला। दूसरा, एक छात्र जो पढ़ने जा रहा है उसके भविष्य पर कितना खतरा मंडराने लगा, क्योंकि डर का माहौल की बात लगातार आ रही है। निश्चित रूप से अगर आप इसको आंकड़े में लीजिएगा तो हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है और हमारा सवर्ण समाज करीब करीब 16% है पूरे देश में, और जो रेशियो है छात्रों का वो लगभग हमारे सवर्ण समाज से जो छात्र आते हैं जो पढ़ाई पर ही डिपेंडेंट रहते हैं वो लगभग 80 लाख हैं, 80 लाख से ज्यादा ही हैं, ठीक है, 1 करोड़ के लगभग है। ऐसे में अध्यादेश पास किया जाता है कि जो भी कॉम्प्लेन होगा उसमें 3 शिक्षक रहेंगे, एक यूनिवर्सिटी के मेंबर रहेंगे, एक छात्र नेता रहेंगे, एक माइनॉरिटी वर्ग से रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ये कौन वर्ग के होंगे, किस वर्ग के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। और निश्चित रूप से अभी तक, और इसमें एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो टेक्निकल कॉलेजेस है, जैसे आईआईटी है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको नहीं शामिल किया गया है। जो हम पढ़े हैं रफली उसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। और इंटर से ऊपर ग्रेजुएशन का जो प्रतिशत है वो लगभग हमको लगता है कि पूरे देश में जो स्टूडेंट हैं सभी को मिला करके वो लगभग 30 करोड़ के करीब होंगे। 25 से 30 करोड़ स्टूडेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। और भारतीय न्याय संहिता में निश्चित रूप से लिखा गया, इसमें एक और चीज है, अगर कोई एक स्टूडेंट वाई स्टूडेंट पर एक कंप्लेन करता है तो उस कंप्लेन का ट्रायल कोर्ट में होता है। पहले तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी देखेगी, यूनिवर्सिटी उसके बाद अगर उसको लगेगा कि सही है तो ये एफआईआर में बदल जाएगा। लेकिन ये प्रावधान कभी नहीं दिया गया है, जब वो केस से इक्विटल होगा 5 साल 10 साल लगेगा, तब तक उस छात्र की भविष्य आधार में लटकी रहेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगा, वो कहीं पर इंटरव्यू नहीं दे सकता है। और अगर वो केस फेल कर जाता है और वो बरी हो जाता है, ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि जो कंप्लेनेंट हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर ये बहुत बड़ी चीज है। झूठे पाए जाने पर कानूनी कोई भी कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है जी। ये थोड़ा सा कुछ है इसमें विसंगतियां। हम तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए जल्द। तो पूरे देश में यूजीसी एक्ट को लेकर माहौल गरमाया हुआ, अलग अलग राज्यों में विरोध और समर्थन के बीच झारखंड की राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिला है। रांची के पिस्का मोड़ पर जनरल वर्ग के लोगों ने यूजीसी एक्ट के विरोध में मशाल जुलूस निकाला, हाथों में मशाल लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भर में यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। वही राजधानी रांची में भी अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर जनरल स्टूडेंट है उनकी ओर से लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। तो वहीं आप राजधानी रांची के पिस्का मोड़ का ये तस्वीर है, जहां पर जनरल स्टूडेंट की ओर से इसका विरोध करते हुए मशाल जुलूस है वो यहाँ पर निकाला गया। तो बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स और जानते हैं आखिरकार क्या कुछ क्यों विरोध कर रहे हैं और यूजीसी में क्या कुछ इन्हें गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या लगातार यूजीसी के खिलाफ जो जनरल कोटि के स्टूडेंट है वो लगातार विरोध कर रहे हैं? देखिए, यूजीसी का विरोध इसलिए हो रहा है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं जो पढ़ते हैं स्कूल में, देखिए उनका जीवन को तहस नहस करने के लिए ये बिल लाया गया है। अगर हम गलती नहीं भी करें तो भी इसका सजा हम लोग को मिलेगा। पहले के कानून में क्या था कि अगर हम प्रूफ कर देते कि हम सही थे और वो गलत था तो उस सजा का प्रावधान चेंज होता था। लेकिन अब क्या है कि वो केस करेगा और उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसको तुरंत तत्काल में सरकार को वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार स्वर्ण विरोधी कार्य कर रही है। जिस स्वर्ण ने 15% स्वर्ण की आबादी ने उनको आगे ले जाकर गद्दी दी है, वो गद्दी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। हम लोग केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं केंद्र सरकार इसको वापस ले। खासकर जो जनरल वर्ग के लोग हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें भी इस कानून में भागीदारी दिया गया है। देखिए मैडम, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस अग्नि में स्वर्ण समाज के जितने महिलाएं लोग हैं अपने आप को जौहरी कर ली देश आजाद कराने के लिए। पहली बात, आप आज केंद्र में बैठ के 3 टर्म से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसी आग का देने केवल स्वर्ण समाज का जो आज आप बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आपने पहले हिंदू मुस्लिम को बांट के राजनीति किया,
अब हिंदू हिंदू को लड़ाने का बात कर रहे हैं। कैसा आपका राजनीति है? अगर यही राजनीति है तो आप कानून ला रहे हैं तो लाइए कानून। जितने भी नेता हैं पक्ष विपक्ष के, ग्रेजुएट आदमी को बुलाइए, उसको टिकट दे के आप चुनाव लड़वाइए। आप तो माफिया, गुंडा, पैसा वाला को टिकट देते हैं। ये जो विरोध है लगातार, इसकी आग है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। जनरल वर्ग के लोग लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जाति आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। ये विरोध है हमारी एकता पे, हमारे प्रेम पे। ये विरोध है कि हमें जब हम, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मैंने देखा समर्थन कर रहे हैं। समर्थन देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक्ट है, अच्छी बात है, पर इसमें जो अगर आप मेरे पे गलत इल्जाम लगाते हैं और वो पाया जाता है तो मेरे को भी ये हक मिलना चाहिए। इस कानून में क्या क्या संशोधन आप चाहते हैं? किस कानून में क्या संशोधन? सबसे पहले मैं संशोधन चाहता हूँ कि एक जो भी पैनल बन रहे हैं उसमें एक जनरल वर्ग के भी लोग होने चाहिए, और दूसरा कि अगर मेरे पे लगाया गया इल्जाम गलत साबित होता है, फॉल्स पाया जाता है, तो मेरे को ये हक दिया जाए कि मैं जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं उन पे केस कर सकूं, उन्हें उन पे जुर्माना हो। ये संशोधन होना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होता है तो पार्लियामेंट, बीजेपी ऑफिस, जहां तक हमें जाना पड़े हम वहां तक जाएंगे और वो घेरेंगे हम। आगे आप लोगों का ये जो आंदोलन और भी उग्र होगा? एकदम उग्र होगा। हम लोग 1 जनवरी को सुधीर ब्याह को समर्थन भी देते हैं, हम लोग करनी सेना को समर्थन देते हैं। अगर नहीं किया जाएगा तो भारत भी बंद होगा, संसद भी घेरा जाएगा, और जरूरत पड़ा तो प्रधानमंत्री आवास भी घेरेंगे हम। तो आपने देखा किस तरीके से जो जनरल वर्ग के लोग हैं लगातार उनके अंदर आक्रोश नजर आ रहा है यूजीसी को लेकर, और ये जो आग है, ये जो आक्रोश की जो आग है वो राज्य में भी देखने को मिल रही है। लगातार कई लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आज आपने देखा कि कुछ लोगों की ओर से मसाल जुलूस निकाला गया और यहाँ पर पुतला दहन वो भी किया गया। लोगों ने साफ चेतावनी सरकार को दी है कि अगर सरकार की ओर से यूजीसी में संशोधन नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन है वो किया जाएगा। फिलहाल नक्षत्र न्यूज के इतने, वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची। तो सड़कों पर भी विरोध शुरू हो गया है और हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान का तारुफ कराएंगे और उनसे भी सवाल लेंगे। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा से। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। राजेश जी, जो अभी तक आपने ये थोड़ा विलंब से आप आए, जो हम सवाल कर रहे थे कि ये न्याय है या फिर देश में नए तनाव की शुरुआत हो गई? नहीं, ये मेरी समझ से ये जो जातीय जनगणना जो शुरू होने वाली है उसमें जाति का कॉलम नहीं दिया गया है। 34 एक सूची बनाई गई है जाति जनगणना करने के लिए उसमें जाति का छोड़ दिया। 34 में एक जाति की सूची दी जा सकती थी, तो वो सूची दी नहीं गई है और देश में जातीय जनगणना न हो जाति के अनुसार, इसलिए ये जो है फसाद सामने आई है। और इस पर जो है सरकार चुप्पी साधे हुई है। वो फसाद नहीं है, ये कहीं से कुछ भी जो है अगर कहा जा रहा है कि ये सवर्ण विरोधी है, अगड़ी जातियों का विरोधी है, तो नहीं है, किसी तरह से नहीं है। और ये जो कानून लाई गई है इसके लाने का कारण सुप्रीम कोर्ट में केस हुए थे, उस केस के अनुसार ये हुआ है। ये आंकड़ा बता रहा है कि 118% जो है दलित पिछड़े पर जो है ये क्राइम हुआ है, उनके ऊपर जो है दबाव बनाए गए हैं, अपराध हुए हैं, तो उसके अनुसार ये बने हुए हैं। दूसरी बात, मैं विजुअल में देख रहा था कि नहीं, हम इस पैनल में नहीं हैं जिसमें जो है लोगों का जो है शिकायत ली जाएगी जजमेंट में, तो है पैनल में। आपको बता दें कि जिस देश में, जिस यूनिवर्सिटी में 45 यूनिवर्सिटी में वह एक मात्र एससी और एक एसटी और 5 ओबीसी मात्र कुलपति हैं, बाकी शेष जो है अगड़ी जाति के लोग ही हैं उसमें। और लेक्चरर, ये प्रोफेसर 80 से 90% तक जो है अगड़ी जाति के हैं। इसके अलावे अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारा जो है प्रतिनिधि नहीं है, कैसे नहीं है? आपका ये प्रतिनिधि जो है एससी एसटी ओबीसी के बाद में जो है ईडब्ल्यूएस के भी एक प्रतिनिधि होंगे और महिला भी होंगे। तो महिला में ये नहीं है कि पिछड़ी के होंगे, महिला में जो भी होगा तो उसमें भी सब अगड़ी जाति के होंगे। विकलांग, वो डिफाइंड नहीं है गुप्ता जी। नहीं है डिफाइंड, आप देखें उसको। डिफाइंड है क्या बाबू जी? डिफाइंड नहीं उसमें है आप देखें विकलांग जो है इसमें डिफाइंड नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ और है। ये बता दें कि किस जाति के हैं। इसको जो गाइड करेंगे वो पूरी तरह से जो है
सारे जो अधिकारी इसमें हैं सब अगड़ी जाति के करेंगे। और जिस ये समाज में जो है ना अगड़ी जातियों के प्रति बात कर रहे हैं, ये अगड़ी जातियों के प्रति सुन लिया जाए, मेरी बातों को पूरी सुन लीजिए, पूरा करने जाए। अगड़ी जातियों के प्रति जो SC ST OBC है, इनका भावना कोई दुर्भावना नहीं रहता है, किसी भी तरह का हमेशा प्रेम या बड़े भाई के रूप में जो है देखा जाता है। आपको ये देखना है कि हम उनके ऊपर अत्याचार अन्याय न करें, ये कैसे रुके, उसको सोचना चाहिए कि समाज में समता जो संविधान में है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सबको समान न्याय, तो उसके लिए जो है संविधान के अनुसार आपको भी कृत करना होगा। नहीं, कैसे आप निरंजन जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं भाई, कैसे प्रताड़ित है OBC समुदाय? सबसे ज्यादा आप लोगों की संख्या है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो लोग बहुसंख्यक है वो प्रताड़ित कैसे हैं? मैं बता रहा हूं, देखिए, किसी का एक सिर्फ प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल में दिखा देने से वो नहीं होना। नीतिगत फैसले में हम कहां पर हैं? नीतिगत जो है, आज देश के आजाद हुए 70-77वां साल चल रहा है और हम यूनिवर्सिटी में कितने % हैं? हम 5% भी नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हमारी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो रही है हमारी वहां पे? तो वहां पर NFS लाकर हमको रोका जा रहा है। हमें तमाम अगर हमारे बच्चे जो है PhD करने जा रहे हैं तो एन केन परारकेन उनको रोकने का काम किया जा रहा है। तो ये जो है रोकने का जो साजिश है, उस साजिश को रोकने के लिए जो है ये UGC जो है का, उसमें भी मेरा मानना है कि जो मैं देख रहा हूं वो सही ढंग से नहीं बनाई गई है। इसमें बहुत सारे लूप होल हैं और इसे और भी मजबूत होना चाहिए। और सबसे बड़ी मामला है कि जब EWS के लिए तो संविधान के विरुद्ध हमारे मानना है और है भी कि जब 10% आरक्षण दिया गया, हम लोग कहीं नहीं थे। हमारे न्याय के लिए जो है उसमें OBC का नाम जोड़ा गया और आपको पेट फट रहा है। क्यों इतनी दर्द हो रही है पेट भाई? नहीं, हम लोग कौन सा आप उदाहरण बताइए हमको कि OBC समाज ने किस जो है अगड़ी जातियों को प्रताड़ित करने का काम किया है, कौन दबाव देने का काम किया है? अगड़ी पिछड़ी कोई किसी को प्रताड़ित नहीं। ललन जी जो तो फिर वही तो बात है, से पहले हम प्रताड़ित हैं। विरोध किस बात का? विरोध इस बात का नहीं है कि OBC को भी शामिल कर लिया गया। OBC से विरोध नहीं, विरोध है कि एक समुदाय को आप सशक्त कर रहे हैं, पूरी ताकत दे रहे हैं, कवच दे रहे हैं, और दूसरे समुदाय को आप आरोपी बनाकर। और इसमें ये जो सबसे बड़ा मुझे ये लग रहा है हास्यास्पद कि भाई आरोपी नहीं है वो, मतलब अगर कंप्लेंट किया तो इज गिल्टी, मान लीजिए कि वो गिल्टी है। और अगर आरोप झूठे साबित हो गए तो कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। श्रीमान आप सुन लें, ऐसा है कि कानून जब बनता है तो अपवाद को नहीं देखा जाता है। आप महिला जो है, बहुत सारे महिला जो केस करती हैं तो उसमें कोई जरूरत नहीं था कि सब सही होता है, कुछ गलत भी होते हैं। तो सारे पुरुष जो है विरोधी हो जाते हैं, सो नहीं है। उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, आपके एक और भी न्यायालय है, सिर्फ वहीं से तो मामला नहीं है। और मैं ये बताया कि उस जो बनेगा कमेटी, उस कमेटी में सारे के सारे जो है अगड़ी जाति के लोग हैं। नहीं उसमें है यहाँ पर जो डिफाइंड नहीं है राजेश जी, वो डिफाइंड नहीं, कैसे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस समिति में अगड़ी जाति के लोग हैं। जाति का तो वर्णन ही नहीं है जी, डिफाइंड इसमें OBC को सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था कि इस संशोधन को ला करके इस अध्यादेश को पास किया जाए और बनाया जाए, ये पूरा अध्यादेश के लिए कमेटी बनी जिसमें सारे लोगों को जबरदस्ती डाल दिया गया है। ऐसा नहीं था। OBC, ST SC, विकलांग, माइनॉरिटीज, सारे लोगों को जो जोड़ा गया है वो क्यों जोड़ा गया ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है इसमें संशोधन करना। हम लोग हैं, हम लोगों की लड़ाई किसी विशेष वर्ग से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, अपने हक के लिए है। आज सिर्फ अगड़ी जाति ही एक ऐसा 4 जात है जिसके लिए किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने वो 10% जो आरक्षण दिया था वो इकोनॉमिक ग्राउंड पर दिया था, उसको स्वागत योग्य था। हम लोगों ने स्वागत किया, पूरे देश व्यापी उनका स्वागत हुआ, विरोध नहीं किया था जी। लेकिन इस बार जो UGC का कानून बना है इसमें संशोधन करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। नहीं राजेश जी, जो बार बार बोल रहे हैं पेट फट रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, आपको सरकार पूरा सब कुछ दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे
हमारा हक छीन करके या हमें प्रताड़ित करके अगर देगा तो हम अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़े। आप एक चीज़ मुझे जब बताइए, समझाइए कि इस यूजीसी कानून में अगर सामान्य वर्ग अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है और अगर कह रहा है कि अगर कोई कंप्लेन होता है तो उसका जांच होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया के बाद इस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो क्या ये ओबीसी समाज को इसका लाभ नहीं मिलेगा, एससी को नहीं मिलेगा? अगर एससी पे कंप्लेन होता है तो उस पर भी यही चीज़ होगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको एक सुरक्षा दिया गया है कि आपका एक प्रतिनिधि उसके इक्वलिटी कमेटी में रहेगा। हमारे पास वो सुरक्षा नहीं है और हमारी लड़ाई वही है कि इस कानून को इतना व्यापक बनाया जाए कि कोई निर्दोष को दोषी ना बनाया जाए और कोई निर्दोष को प्रताड़ित ना किया जाए। इसमें आपको क्या आपत्ति है जो आप ये ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं कि पेट दर्द हो रहा है? नहीं, एकदम बता रहा हूं। नहीं, गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। सुन लीजिए। आपने जो बताया, कहा कि ना सवर्ण लोग नहीं है, अगड़ी जाति की नहीं है। महिला जो प्रतिनिधि होगी वो महिला कोई सवर्ण भी हो सकती है, दलित आदिवासी। भैया राजेश जी भोला मत बनिए। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आप बहुत बोल रही है। आप कुलपति भी गिना दिए। कानून व्यापक बनता है और लंबे समय के लिए बनता है, आज के लिए नहीं बनता है। जैसे ओबीसी एससी एसटी, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात। समय के बाद संशोधन नहीं होता नहीं, अगर उसमें सामान्य जाति लिख दिया जाए तो क्या आपत्ति है? आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? आपका क्या छीना जाएगा? हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो बस हम यही मांग कर रहे हैं। हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो हम यही मांग कर रहे हैं, जैसे आपका लिखा गया वैसे हमें भी शामिल करें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, हम लोग भेदभाव करते रहे। मैं सिर्फ होता है, हो सकता है, जैसे अभी एनएफएस का उदाहरण दिया चाहता हूँ। आप लोग को डर क्यों लग रहा है? अभी एनएफएस का उदाहरण आपने दिया ना, डर क्यों लग रहा है? होता है, हमारे साथ होता है। हमारे साथ होगा। ललन जी, मेरी बात को सुन लीजिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ श्रीमान, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि अगड़ी जातियों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। हम भयभीत नहीं है। पहला सुन लीजिए ना। और ये इस कमेटी के जो है ऊपरी जो सुप्रीम होंगे, कुलपति हैं, प्रोफेसर हैं, उतने लोगों के बीच में जो लोग रह के वो आपको कोई प्रताड़ित कर सकता है? किसकी हिम्मत है? वो प्रताड़ित है, किसकी हिम्मत है कि जो वो जो गलत आरोप लगा देगा? नहीं, गलत आरोप लगा रहा है। ऐसा नहीं है। आपने बताया कि आप टीम में नहीं है, इसका जिम्मा कौन लेगा? अच्छा ठीक है। अच्छा राजेश जी, आप जो कह रहे हैं उसी में चलिए एक लाइन जोड़ देते, जो बब्बू जी ने भी कहा कि ठीक है, आरोप आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आरोप कौन लगा रहा है आप पे, जांच होगी। जांच के बाद आपने मुझ पर आरोप लगाया, जांच में मैं आरोपी नहीं पाया गया, तो आप पे कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान अच्छा सुनिए ना, इस तरह का कोई कानून में है क्या? पहले आप जो है पहले पेनाल्टी था। यूजीसी के कार्यक्रम में आप बोल रहे हैं क्या नाम कि उसके लिए पता ही कोई महिला किसी पर दहेज हत्या करती है तो क्या उसके ऊपर कुछ होता है, कार्रवाई होती है? और भी कुछ होती है, उसके लिए प्रावधान है। अगर गलत कंप्लेन होता है, नहीं गलत केस करना, गलत साक्ष्य प्रस्तुत करना, इन सब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। पहचान होगी, कार्रवाई नहीं होगी, यही ना होता है। आप जो कह रहे हैं, और अगर कोई गलत करेगा, गलत उसके बाद तो हिम्मत नहीं होगी किसी को करने का। अगर सही भी वो करेगा, आप अनुमानित कर दिए कि गलत किया है। 77 वर्षों के बाद ओबीसी को अधिकार मिला, अभी भी अधिकार कहाँ है? और पूर्णता अधिकार नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि जो हम पहले से करते आए हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम बार बार दोहराते रहे? आप क्यों उस कृत्य को करना चाहते हैं? और जिसका आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं, बार बार जो आप कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं है, पूरे देश भर में 1168 महाविद्यालय हैं। उस जगहों पर ओबीसी की संख्या कितनी है, हमारी कितनी प्रतिशत है वहां पर? तो आपको बता दूं, हमारा छीन करके थोड़ी लिया गया है, नहीं है। अरे भैया वो छीन करके थोड़ी लिया गया है, गोली बंदूक से थोड़ी लिया गया है। नहीं, काबिलियत है, काबिलियत से आप आइए, आपका स्वागत है। अरे आप आइए, आपका स्वागत है, हम कभी नहीं रोकेंगे आपको। गलत बात नहीं, गलत आरोप मत लगाइए। कोई भी पद छीन करके नहीं लिया गया है, काबिलियत से आता है। आप ही के काबिलियत से नहीं, आज नरेंद्र नहीं, आप ओबीसी को हटा लीजिए। अगर आप मानते हैं कि हम पिछड़े हैं तो प्रधानमंत्री को हटा लीजिए। क्या गुरेज? नहीं, वहाँ सवन को बैठा दीजिए, जितने ऊंच पद पे सवन को बैठा दीजिए। अगर आप मानते हैं कि प्रताड़ना हो रहा है,
नहीं, सबके सब काबिलियत रहेगी, आप बनेंगे, सब प्रधानमंत्री भी बनेंगे, गृह मंत्री भी बनेंगे, कुलपति भी बनेंगे। काबिलियत के आधार पे बनता है, कोई छीन के नहीं बनता है और किसी की खैरात में नहीं बनता है। काबिलियत है तो डर क्यों लग रहा है आपको? डर आपसे नहीं, सुनिए डर नहीं लग रहा है, सुनिए और किसी ओबीसी एक मिनट, गलत भाषा का इस्तेमाल, हम डर नहीं रहे, हम अपनी सतर्कता दिखा रहे हैं। और सतर्कता किसके प्रति दिखा रहे हैं? हमारे बाल बच्चे के प्रति, हमारे आने वाली पीढ़ी के प्रति। वहां पर हम नहीं लड़ने जाएंगे, वो नादान बच्चा रहेगा। और आप अगर आप एक समझदार नागरिक है तो आपको इसमें खुद साथ देना चाहिए कि हाँ, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो। EWS 10% गलत बोल रहे हैं आप। हम लोगों ने स्वागत किया उसका। अच्छा नहीं किया। अच्छा राजेश जी, एक करके बोले। आपको स्वागत करना चाहिए। चलिए, ओबीसी समाज को पहली बार 76 वर्षों के बाद अधिकार मिला है। बच्चे जो है वो समानता का अधिकार उनको मिलेगा, बेहतर शिक्षा लेंगे। अब उनकी भी जनसंख्या जो है वो विश्वविद्यालयों में देखने के लिए मिलेगा। उनके बच्चे जो है, ठीक है, बहुत निरंजन जी आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। लेकिन जो बब्बू जी का या ललन जी का कहना कि भैया ठीक है, आपको समानता का अधिकार मिले, आप भी सर उठा के समाज के साथ चले, लेकिन जो समुदाय है, जो स्वर्ण समाज से आते हैं, उनके बच्चे जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वो डर के साए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? एकदम रहेंगे। नहीं, बात नहीं करेंगे, अपने टैलेंट के सामने नहीं ला पाएंगे। एक तो मेहनत करके। अच्छा आपने सवाल उठाया ना राजेश जी, आप कुलपति हैं। अच्छा आप सुन लीजिए ना, कैसे ललन जी तो वही कह रहे हैं, ललन जी तो वही कह रहे हैं ना, ललन जी तो वही करते हैं। जिसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है उनको संरक्षण चाहिए, हमको नहीं चाहिए। क्या बात करते हैं? आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, फिर आप क्यों डर रहे हैं? हटवा लीजिए अपना। आप बोले ओबीसी समुदाय बहुत प्रताड़ित है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। हटवा लीजिए, हमारा प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, हम संभाल लेंगे। कौन सा तरीका? सुनिए, किसी नाम का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने से नहीं होता है। हम उस प्रधान, क्या वो नाम के हैं, काम नहीं कर रहे हैं? आप सुन तो लीजिए ना, समाज को थोड़ा पेशेंस रखिए ना, आप थोड़ा सुनिए, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए ना। गलत बात कर रहे हैं, मेरी बात तो नहीं, आप अपने, अरे पूरा होने दीजिए साहब, आप पूरा होने दीजिए। नाम के प्रधानमंत्री हैं, मेरे पूरा होने दीजिए ना, फिर बोलिए। कर लीजिए। नाम के प्रधानमंत्री होने से और मुख्यमंत्री होने से नहीं हो सकता है। हम उनको मानते हैं जो संविधान के अनुसार समान न्याय और अधिकार देने का जो प्रधानमंत्री ने काम किया है। बीपी सिंह, मैं उनको नाम लेता हूं, उनको स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं। मैं ये तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह को मैं नमन करता हूं, अगड़ी जाति से आते हैं, हमें उन्होंने अधिकार दिया है, सम्मान दिया है, मैं उनको नमन करता हूं। आज जो यहां रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, 27% आरक्षण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहां पर जो ओबीसी मुख्यमंत्री थे, ओबीसी मुख्यमंत्री वहां यादव जी हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वहां के जो शुक्ला जी जो है, नहीं क्या था, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 27% किया। लेकिन हमारे ये यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं कर सके, नहीं कर रहे हैं वो। और यहां प्रधानमंत्री हैं, उनको जब सभी इस राज्य के, इस देश के सभी वर्गों को उसके जनसंख्या अनुपात में रिजर्वेशन मिल गया है, तो फिर ओबीसी को हमको क्यों नहीं मिल रहा है? मैं कैसे जानूं कि ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं वो, जब उनका कृत्य जो है ओबीसी के लिए है नहीं। तो फिर ओबीसी प्रधानमंत्री हमारे लिए सिर्फ दिखने के लिए नहीं चाहिए, मुझे काम के लिए चाहिए। इसलिए जान लीजिए कि ये काम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए 10% बढ़ाया, जो कि संविधान के विरुद्ध है। आर्थिक रूप से किया था तो आर्थिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी को भी क्यों नहीं डाला उसने? सिर्फ चिन्हित करके जो है आपकी आबादी जितनी उतनी आरक्षण मिल गया। ओबीसी के 60% आबादी है, उसको कहीं 14, कहीं 27 आरक्षण मिल रहा है। ये कैसे प्रधानमंत्री हमारे जो हमको न्याय नहीं मिल रहा, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं? मैं ये चीख चीख कर बोल रहा हूं। चलिए, इसलिए जो है ये प्रतिनिधित्व तो मुझे चाहिए नीतिगत में, हमें कार्यपालिका में चाहिए, न्यायपालिका में चाहिए, पत्रकारिता में, विधायिका में, हम उन सारे क्षेत्रों में चाहिए जो संविधान अनुसार है। तब जाके जो है हमारे हक, अधिकार और मिलेंगे। और ये देश को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ओबीसी को बढ़ाना पड़ेगा आगे, क्योंकि 60% ओबीसी समुदाय जब अगर कमजोर रहेगा तो देश मजबूत कभी नहीं हो सकता। ललन जी, राजेश जी, जैसे अभी आपने बोला ना कि हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हुए भी हम वो नाम का ही मानते हैं। हो सकता है कि वो जो कुलपति जिनको आप गिन रहे हैं वो भी नाम का हो, काम का ना हो। तो कानून में अगर प्रावधान हो जाए तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? पहली बात, एक मिनट रुक जाइए, आपकी पूरी बात का जवाब देते हैं। दूसरी बात, आपने आरक्षण की बात की।
हम कहते हैं आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1 लाख किलोमीटर का रथ यात्रा किया केवल इसलिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लाया जाए और उससे आपको भी लाभ होगा, SC ST के उस गरीब वर्ग को भी लाभ होगा जिसको आरक्षण की जरूरत है। आपके यहाँ क्रीमी लेयर लगा करके तो जो लगा दिया है और जो जरूरतमंद है उनको आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। राजेश जाते हैं तो आप लोग तो केवल आरक्षण खेल रहे हैं, मिल कहाँ रहा लाभ उसका। हम तो लड़ रहे हैं कि आर्थिक आधार पे लाइए, आप भी समर्थन दीजिए, हम लोग आर्थिक आधार पे आरक्षण के पक्ष में हैं। मोदी जी को जो है हमेशा पूजिए कि उन्होंने हम सुनिए बिना आंदोलन के, बिना संघर्ष के, बिना मांग के उन्होंने EWS के नाम पर 10% आपको गलतफहमी है। 4 राज्य में सरकार गिरी तब जाके मोदी जी की दिमाग खुली। वो नहीं कुछ होता है। छत्तीसगढ़ में जहाँ होश भी नहीं था कि गिरेगा वहां भी गिरी तब जाके होश खुली। कोई नेता आज चलिए समय कम है बाबू जी, ठीक है आप आंदोलन नहीं हुआ था, समय कम हमारे फाइनल कमेंट लेंगे आपसे जी आपसे फाइनल कमेंट लेंगे जी पनो जी, इस पूरे जो हम लोग चर्चा की है उसका फाइनल जिस्ट अगर निकाला जाए तो आपसे हम लेते हैं वाइंड अप कॉल। किस रूप में देख रहे हैं इसको पूरा? निश्चित रूप से ये जो बिल आई है और पास की गई है ये इसमें संशोधन होना चाहिए। कारण है कि पूरे समाज में जो छात्रों का प्रतिशत है इंटर के बाद वो करीब 30 करोड़ के करीब है। 30 करोड़ छात्र जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं पढ़ रहे हैं। ऐसे में इसको जातिगत परिवेश में न लिया जाए और जो कमेटी बनाया गया है जिसमें प्रिंसिपल रहेंगे, 3 टीचर रहेंगे, इसमें भी चेंजेस किया जाए। और जहां तक OBC की बात है, ST SC की बात है और विकलांग की बात है, माइनॉरिटीज की बात है, इसमें भी संशोधन किया जाए। यहाँ कहीं ना कहीं ये जरूर होना चाहिए। निरंजन जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट, 30 सेकंड में। इस कानून को OBC समाज के लिए और सशक्त और मजबूत करने की जरूरत है ताकि 76 वर्षों से लगातार OBC समाज के छात्र छात्राएं जो पीड़ित हुए हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं, वो सशक्त होकर के बेहतर एजुकेशन ले सके और इस देश का भविष्य बन सके। चलिए निरंजन जी बहुत शुक्रिया आपका, ललन सिंह साहब बहुत शुक्रिया, राजेश गुप्ता जी आपका बेहद शुक्रिया, प्रणव कुमार जी आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।